हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स आप जानते हैं कि डेली की तरह मैं डेली आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेकर आता हूं मॉर्निंग में। और आज जो हमें पढ़ना है दोस्तों, वो है एफडीआई के बारे में। आज के आर्टिकल में आज हम पढ़ेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। काफ़ी बेहद खास टॉपिक है सभी लोगों के लिए। कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको एक तरह से एफडीआई के बारे में जानना है। यहाँ तक कि एक तरह से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, फिर भी हमें एफडीआई के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ें, मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार करना चाहूँगा जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग भी प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं। जैसे कि एक शिवांग कश्यप जी हैं, वो काफ़ी हर एक वीडियो में जितनी वीडियो वो देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते हैं। मैं उनको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते हैं और अपनी राय ज़रूर प्रकट करते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए। मैं उनकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत रहता हूं दोस्तों। तो आप सभी लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दिया करें। जो लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी राय प्रकट करेंगे, मैं ज़रूर उनका नेम दूसरे दिन ज़रूर उनका नेम लूँगा। ठीक है। दूसरी चीज़ें, मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों को भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8920 340 192, यानी कि 8920 340 पर आप 340192 पर आप मैसेज कर दीजिएगा और उसमें लिखिएगा करंट अफेयर्स पीडीएफ। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, आप तक पीडीएफ डेली का डेली आप तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी मैं ऐड कर दूं कि जो लोग भी इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उनको सब्सक्राइब करना चाहिए और जो लोग जुड़ चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए और साथ ही साथ आपको तुरंत लाइक करना चाहिए, फिर उसके बाद ही क्लास को देखना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी मदद कर रहा है, जिसमें कुछ लोगों ने इस पर एक तरह से आरोप लगाया है कि इसमें निजता का भी हनन हो रहा है, इसमें निजता के हमारी खुद की प्राइवेसी भी एक तरह से हैक हो रही है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो रविशंकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर जी, आईटी सेक्टर के जो मंत्री हैं रविशंकर जी, इन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे निजता पर किसी प्रकार का कोई भी असुरक्षित नहीं है। आप इस पर किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिए। इन्होंने बताया है, पूरी एक तरह से इन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी निजता का किसी प्रकार का हनन नहीं होगा और आपकी कोई भी प्राइवेसी यहाँ से लीक नहीं होगी। इस बात की इन्होंने बताया है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसको लेकर आया हूँ कि काफ़ी ये चर्चा में है, टीवी पर, न्यूज़ चैनलों पर, हर जगह ये चर्चा में है। और इसका क्लेरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पाया था, जो कि आज हुआ है। तो अभी मैंने आप तक यह संदेश दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों के बारे में। दोस्तों, यह आर्टिकल है निरंजन कुमार जी कहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा पर परंपरागत कक्षीय कक्षा के सहायक के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी, ना कि उसके विकल्प के रूप में। इन्होंने इस आर्टिकल में कहा है कि आप सोचिए एक बार, यह बात सत्य है, ये कहते हैं कि यह बात सही है कि आज कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें विभिन्न संस्थाएं जो हैं वो विभिन्न तरीके के ऐप का यूज कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जूम ऐप का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ लोग स्काइपी का यूज कर रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, और भी जो अन्य प्लेटफॉर्म हैं उनको यूज करके लोगों को यानी कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या यह कारगर सिद्ध हो सकता है? क्या यह पूरे देश में लागू हो सकता है या नहीं? तो दोस्तों, आप खुद सोचिए एक बार, क्या यह पूरे देश में लागू हो सकता है? पूरे कंट्री में यह लागू हो सकता है? क्या सभी तक यह सुविधाएं पहुंच सकती हैं? नहीं पहुंच सकती है। आप सोचिए, जो ग्रामीण है यानी कि गांव है, गांव में बहुत ज़्यादा इंटरनेट की व्यवस्था पहली बात तो नहीं है।
पहली चीज़ें हैं, पहली कमी क्या हमें देखने को मिल सकती है, वहाँ इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़ें, मान लो इंटरनेट है भी तो सभी बच्चों के पास या सभी के घर में मोबाइल फ़ोन नहीं है। अब मान लो मोबाइल फ़ोन है भी तो हो सकता है जो स्क्रीन टच वाला फ़ोन है, जो एक तरह से एंड्रॉयड फ़ोन है, वो नहीं है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं, ऐसी कई समस्या हैं जिसके वजह से पूरी तरीके से संपूर्ण भारत को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है इमीडिएट में, यानी कि तुरंत में नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे चलकर हम धीरे धीरे इस पर प्रयास कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें इन्होंने ये भी कहा है, क्या ऑनलाइन से हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चों में क्या गुणवत्ता आ सकती है कि नहीं। आप एक बार कल्पना कीजिए कि क्या ऑनलाइन से, आप सोचिए एक बार कि क्या ऑनलाइन से पूरी तरीके से हमारे अंदर गुणवत्ता आ सकती है स्टूडेंट की, जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य होता है, ऐसा हो सकता है? नहीं। मैं कहूँगा आपका भी यही आंसर होना चाहिए, नहीं हो सकता है पूरी तरीके से। उसका कारण है, आप सोचिए जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनका एक टाइम टेबल होता है, ठीक है, एक समय होता है, उस समय सारणी के अनुसार वे लोग क्लास करते हैं। दूसरी चीज़ें, वहाँ पर जब जाते हैं स्कूल में जाने के पश्चात सामूहिक चर्चा होती है, यानी कि एक बच्चा दूसरे बच्चों के साथ क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, यानी कि एक दूसरे से अंतर संबंधित बनाते हैं, अंतर संबंध रखते हैं, मित्र बनाते हैं, और मित्र के साथ विचार व्यवहार एक तरह से बात रखते हैं अपनी, जिससे कि क्या होता है कि उनके चरित्र का निर्माण होता है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और सीधा टीचर का और बच्चे के साथ सीधा संबंध हो पाता है। अब यहाँ पर ऑनलाइन में क्या कमियाँ हो सकती है, और कि बच्चे को मान लो टीचर्स द्वारा दिए गए होमवर्क को क्या बच्चा होमवर्क को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, कौन चेक करेगा। हो सकता है एक दिन टीचर भी ना आए, एक दिन चेक ना हो। कई ऐसे परेशानियां ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन हमारे लिए, हाँ मैं मानता हूँ इस समय की लॉकडाउन में हमारे लिए ऑनलाइन कारगर सिद्ध हो रहा है, लेकिन यह हमारे लिए दीर्घकालिक परिणाम बहुत अच्छे जल्दी से नहीं निकल सकते हैं। इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा पैसे के भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य, क्या हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे ऑनलाइन में। इन्होंने कहा कि व्यक्ति और चरित्र का निर्माण, क्या व्यक्ति और चरित्र का निर्माण हम कर सकेंगे बच्चों के अंदर। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा, समाज कल्याण और ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास क्या हम कर सकेंगे, क्या हमारा यह उद्देश्य पूरा हो सकेगा कि समाज के कल्याण और ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास हम कर सकेंगे, क्या इन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी खामियां ऑनलाइन में आ जाती है। आप जानते हो जो लोग इंटर यानी कि 12th पास कर लिए हैं उनके लिए तो कारगर है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं मानता हूं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उनकी समय की बचत होती है। लेकिन जो अंडर 12th हैं, 0 to 12th जो हैं, उन बच्चों के लिए इतना ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो सकता है। इतना ज़्यादा ना टीचर के अंदर गुणवत्ता आ सकती है, क्योंकि टीचर भी ऑफलाइन पढ़ाने वाला टीचर ऑनलाइन जब डायरेक्ट आएगा तो उसके अंदर बहुत सारी हेजिटेशन निकलेगी, बहुत सारी उसके अंदर हेजिटेशन होगी, अपनी बातों को डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएगा। तो कई ऐसे कमियां उन्हें यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये कहते हैं कि वर्तमान समय में यह हमारे लिए सकारात्मक है, लेकिन आगे चलकर भी हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है। ये हो सकता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बहुत ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें एक तरह से क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, और स्कूलों में डिजिटल का शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी कि जो स्मार्ट क्लास जो है हमें अभी से शुरू करना पड़ेगा, तब हम आगे चलकर इसका दीर्घकालिक अच्छे परिणाम हमें मिल सकते हैं, आगे चलकर हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और इसी साथ ही साथ ये भी कहा गया है इसमें कि यदि हमें दोबारा ऐसी किसी परिस्थिति से सामना गुजरना पड़ेगा तो हमारे लिए वहाँ कारगर सिद्ध हो सकता है। दोस्तों ठीक है, आप भी अपना राय व्यक्त करिएगा कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, क्या ऑनलाइन शिक्षा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए या टीचरों के लिए बेहतर गुणवत्ता प्रदान कर सकती है कि नहीं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग ज़रूर इस पर अपने राय व्यक्त करिएगा। देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं अपनी राय को सही तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। आप कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिएगा ज़रूर,
ठीक है, कमेंट में आप ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, अपनी राय ज़रूर व्यक्त किया करें। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए कि क्या ऑनलाइन हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए क्या, या टीचर्स के लिए क्या गुणवत्तापूर्ण हो सकता है या नहीं, क्या इसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं कि नहीं, और इसके लिए क्या ज़रूरी कदम उठाना चाहिए, ऐसा भी आप कुछ क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ें, पिछली मंदियों से सबक लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा विश्व के। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से आज पूरा विश्व परेशान है, लेकिन इससे पहले भी हमारे यहाँ रिसेशन आ चुकी है, यानी कि पूरे विश्व में रिसेशन यानी मंदी आ चुकी है। तो हमें कुछ पुरानी नीतियों को लेकर, जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें सबक लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक तरह से चतुराई से कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था फिर पटरी पर आ सके। आप सोचते होंगे सर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल फैक्टर उठा रहे हैं, उसका कारण है अभी जो इस समय चल रहा है पूरा इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंट पे ही फोकस किया जा रहा है पूरे आर्टिकल में। आप कोई भी आर्टिकल उठाकर देखिए, कोई भी पेपर न्यूज़पेपर देखिए, तो सबसे ज़्यादा इनका जो फोकस है वो है अर्थव्यवस्था पर, और दूसरी चीज़ें है पर्यावरण पर। तो दोनों ही चीज़ें मैं लेकर आता हूँ। किसी दिन पर्यावरण पर बहुत अच्छा रहता है तो मैं पर्यावरण पर लेकर आता हूँ, किसी दिन इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था पर अच्छा रहता है तो अर्थव्यवस्था के आर्टिकल को मैं लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ें, नेक्स्ट बातें हैं जो हमारा लास्ट आर्टिकल है आज का, इसमें कहा जा रहा है कि क्या और अधिक विदेशी पूंजी की होगी ज़रूरत हमें। ये कह रहे हैं कि क्या और अधिक, अभी जो आ चुका है हमारे पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो आ चुका है, विदेशी निवेश हमारे यहाँ आ चुका है, कि क्या और अधिक ज़रूरत होगी हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि क्या हमें और अधिक पूंजी की ज़रूरत हो सकती है, वो भी विदेशी ज़रूरत, विदेशी पूंजी की, विदेशी निवेश की। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा है कि यह बहुत आवश्यक है कि कमियों को दूर किया जाए और वैश्विक वित्तीय तंत्र की अनंत पूंजी को भारत के अंतिम उपभोक्ता से जोड़ा जाए। ठीक है, इसी बात पर इन्होंने जानकारी हमें दी है। ये कहते हैं कि विदेशी निवेश आने से हमारे लिए पहली बात तो क्या और लाने की ज़रूरत है कि नहीं, यदि आता भी है तो हमारे लिए कितना कारगर होगा। ठीक है, इसको तो आप खुद समझ सकते हैं कि यदि विदेशी निवेश आता है तो हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। ठीक है, साथ ही साथ हमारे लिए नई तकनीकियाँ आएंगी, नई तकनीकियाँ जब आएंगी तो हम खुद सीखेंगे, जब हम सीखेंगे तो हमारे देश के और भी अन्य लोग सीखेंगे, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था या हमारा जो विकास होगा वो उच्चतर होगा दोस्तों। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि विदेशी निवेश या विदेशी पूंजी होती क्या है, कि विदेशी निवेश क्या होता है। ठीक है, तो विदेशी निवेश की बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष FDI से कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसे क्या कहा, कैसे होता है, ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंध में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है, कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। आम तौर पर यह भी माना जाता है किसी विदेशी निवेश को FDI का दर्जा दिया जाना होता है। मैं आपको थोड़ा से अभी तकनीकी शब्दों के बाद बता देता हूँ। किसी निवेश को FDI का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में विदेशी निवेशकों को 10% शेयर खरीदना होता है। मैं अभी आपको समझाता हूं दोस्तों, विदेशी निवेश क्या होता है। जब एक देश से दूसरे देश में किया गया निवेश उसे कहा जाता है विदेशी निवेश। जैसे अब मान लो, यहाँ पर मैं एग्जांपल से बताता हूँ, ये भारत है, ये मान लो आपका है अमेरिका या चीन ले लेते हैं, चाइना पर आपका ज़्यादा फोकस रहता है, चाइना को हम ले लेते हैं। अब चीन की कंपनियां आकर भारत में निवेश करेंगे तो उसे कहा जाएगा विदेशी निवेश कहा जाएगा। या भारत की कंपनियां चीन में जाकर निवेश करेंगी तो उसे क्या कहा जाता है, विदेशी निवेश कहा जाता है। इसमें एक दो तरीके से निवेश होता है। ठीक है, इसमें एक दो तरीके से निवेश होता है, आइए हम जानते हैं। देखो, एक तो सीधा कंपनी स्थापित कर देना,
जैसे भारत का कोई व्यक्ति जाकर सीधा यहाँ पर कंपनी स्थापित कर सकता है, एक कंपनी स्थापित कर सकता है। दूसरा यह कर सकता है कि दूसरा भारतीय निवेशक क्या कर सकता है, चीन की कोई कंपनी है उसमें कम से कम 10% की हिस्सेदारी खरीद लेता है या 10% का शेयर खरीद लेता है, तब भी यह निवेश माना जाता है, तब भी यह निवेश माना जाता है। तो निवेश कैसे होता है फिर से मैं बताता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं आपको फिर से निवेश के बारे में बताना चाहूँगा ताकि आपको बहुत अच्छा, जैसे कि मान लो भारत है, अब अमेरिका का हम ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, पहली चीज़ें, जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में निवेश करती है तो उसे क्या कहा जाता है, विदेशी निवेश। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर दो तरीके से निवेश होता है। पहला निवेश ये होता है कि यदि जैसे मान लो अमेरिकी कोई कंपनी आकर भारत में कंपनी स्थापित कर देती है, एक कंपनी ओपन कर देती है, तब भी यह विदेशी निवेश में आ जाएगा, माना जाएगा। दूसरा, या तो भारत की कोई कंपनी है, जैसे मान लो जियो कंपनी है, ठीक है, जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक तरह जियो की कंपनी है, इसमें क्या कर सकते हैं, कोई अमेरिकी निवेशक आके इसमें से 10% शेयर खरीद लेता है, तब भी वह विदेशी निवेश माना जाता है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ें, अब विदेशी निवेश दो प्रकार से होता है। वो एक तरह से मैंने आपको बताया विदेशी निवेश के एक तरह से टर्म्स एंड कंडीशन, वो निवेश कैसे होता है। अब विदेशी निवेश जो होता है दो प्रकार से होता है। विदेशी निवेश FDI दो प्रकार से होता है। पहला फील्ड होता है ग्रीन फील्ड निवेश। ग्रीन फील्ड निवेश में क्या होता है, वही चीज़ें जो आपको मैंने अभी बताया था। ग्रीन फील्ड के तहत क्या होता है, इसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित की जाती है, तो वह किस फील्ड में आता है, ग्रीन फील्ड निवेश में आता है। तो ग्रीन फील्ड निवेश किस में आता है, जब एक जैसे कि मान लो अमेरिका की कंपनी भारत में जाकर सीधे स्थापित करती है, यानी कि अमेरिकी कंपनी कोई जाकर भारत में स्थापित करती है, तो उसे क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोला जाता है। वह किस में आएगा, वह ग्रीन फील्ड निवेश में आएगा। दूसरी चीज़ें पोर्टफोलियो निवेश, इसके तहत क्या होता है, किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं या उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है। वही चीज़ें यदि कोई विदेश, मान लो अमेरिकी कंपनियां हैं जो वो भारतीय कंपनी के 10% तक शेयर खरीद लेती है, तो उसे क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो निवेश बोला जाता है। पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत आता है। तो ग्रीन फील्ड निवेश क्या होता है, जब कोई मान लो भारतीय कंपनी को, मैं यहाँ एग्जांपल है, भारतीय कंपनी जाकर विदेशों में सीधा स्थापित करती है तो वह ग्रीन फील्ड निवेश माना जाएगा। और जब भारतीय ही कंपनी विदेशों में जाकर विदेशी कंपनी के 10% शेयर खरीद लेती है तो वह पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि विदेशी यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अनुमति भारत में कहाँ कहाँ पर नहीं है। भारत की बात कर रहा हूँ आप यहाँ पर कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कहाँ कहाँ पर अनुमति नहीं है। विदेशी कंपनियाँ या विदेशी गवर्नमेंट कहाँ पर निवेश नहीं कर सकती हैं हमारे भारत में। पहली चीज़ें है, लॉटरी में निवेश नहीं कर सकती हैं कोई भी विदेशी कंपनी। दूसरी चीज़ें हैं, जुआ या सट्टेबाजी जैसे यहाँ पर निवेश नहीं कर सकती हैं, या भी एक तरह से हमारे लिए अनुमत नहीं है, सिर्फ भारतीयों के लिए ही है। यहाँ सिर्फ भारतीय लोग ही लॉटरी वाला व्यापार कर सकते हैं, जुआ और सट्टेबाजी कर सकते हैं, चिट फंड कंपनी का कारोबार कर सकते हैं। मैं किसी दिन बताऊंगा चिट फंड कंपनी क्या है, चिट फंड कारोबार क्या है। ठीक है, आप लोग 21 दिन में डबल वाला अक्षय कुमार वाला मत याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दूसरा नियम है। ठीक है, चिट फंड कारोबार क्या है। ठीक है, इसमें निवेश भारतीय यानी कि कोई विदेशी कंपनी इसमें निवेश नहीं कर सकती है। निधि कंपनी, कोई भी निधि कंपनी है इसमें भी कोई भी निधि कंपनी जो है इसमें भी निवेश नहीं कर सकती है कोई विदेशी कंपनी। उसके बाद है हस्तांतरणीय विकास अधिकार में ट्रेडिंग भी नहीं कर सकती है, इसमें भी। नेक्स्ट है सिगार, सिगरेट, तंबाकू या इसके वैकल्पिक वस्तुओं के विनिर्माण में भी कोई विदेशी कंपनी निवेश नहीं कर सकती हैं। उसके बाद है परमाणु
परमाणु ऊर्जा में भी, एटम बम में भी, एक तरह से एटम एनर्जी में भी कोई भी विदेशी कंपनी निवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि भारत सरकार ने यहाँ पर अनुमति नहीं प्रदान की है। दूसरी चीज़ें हैं रेल परिवहन, रेल परिचालन में भी कोई विदेशी कंपनी भारत की कंपनी में कोई रेल परिवहन में किसी प्रकार का निवेश नहीं कर सकती। ये जितने भी फैक्टर आपके सामने रखे गए हैं, यहाँ पर कोई भी विदेशी कंपनी आकर निवेश नहीं कर सकती है। इन सभी फैक्टर में, इन सभी पॉइंट में जितने भी चीज़ें दिया गया है, इनमें कहीं पर भी निवेश नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर भारत सरकार ने अनुमति नहीं दिया है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो लोग एक तरह से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सिर्फ 2-3 बातें याद रखना है, और जो लोग एसएससी वगैरह कर रहे हैं तो उनको भी एक आध दो याद रखना चाहें तो रखें, नहीं रखना चाहते हैं तो ना ही रखें। ठीक है, जैसे लॉटरी वाला आपको याद होना चाहिए, मेंस के रिटर्न में हम लिख सकते हैं। ठीक है, लॉटरी का व्यापार में निवेश नहीं कर सकती है कोई विदेशी कंपनी, आप लिख सकते हैं। जुआ और सट्टेबाजी में निवेश नहीं किया जा सकता है कोई विदेशी कंपनी। ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। परमाणु ऊर्जा में भी निवेश नहीं किया जा सकता, रेल परिचालन में भी निवेश नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ें आप चाहो तो चिट फंड कंपनी, चिट फंड का कारोबार में भी निवेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट याद रख सकते हो आप सिगार, सिगरेट, तंबाकू। ठीक है, इसके वैकल्पिक वस्तुओं में भी विनिर्माण के क्षेत्र में भी कोई विदेशी कंपनी निवेश नहीं कर सकती। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही है। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में अच्छे से आया है तो आप अपना कमेंट जरूर व्यक्त किया करें दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू।